पूर्व पाषाण काल में दो पत्थरों को रगड़ने से जब अग्नि का आविष्कार हुआ, मनुष्य तभी समझ गया था कि उसका जीवन अब सरल होने वाला है। और यही पहला कदम था जो हमें विज्ञान की ओर ले गया, और वहीं से शुरू हुई हमारी निरंतर खोज, हमारे जीवन को और सरल बनाने। विज्ञान और तकनीक की सहायता से हम पृथ्वी पर लगभग हर चीज अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। हम ऊंचे आकाश में उड़ सकते हैं और हम गहरे पानी में सांस भी ले सकते हैं। सृष्टि के सृजन से जिस समंदर को हम देखते आ रहे हैं, उसका रंग नीला क्यों है? इसका जवाब हमें देता है रमन प्रभाव। 28 दिसंबर 1928 में भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने इसकी खोज की, जिसे पूरा विश्व रमन इफेक्ट के नाम से जानता है, और इसीलिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और तत्पश्चात 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इसी खोज की उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हम भारत में नेशनल साइंस डे मनाते हैं। नमस्कार, मैं शुभम और 28 फरवरी यानी आज नेशनल साइंस डे के अवसर पर आपको सुनाता हूँ भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी की ये अनोखी कहानी। साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हमारे यहाँ प्राचीन काल से था, और इसीलिए हमारे एस्ट्रोनॉमर्स, हमारे मैथमेटिशियंस और हमारे साइंटिस्ट ने उस समय में ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिसके बारे में विश्व में कल्पना भी नहीं की जाती। विश्व में ये माना जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की ये दूरी सबसे पहले नापी गई थी 17वीं शताब्दी में। लेकिन हमारे हनुमान चालीसा की पंक्ति युग सहस्त्र योग जन पर भानु हमें क्या बताती है? भानु का मतलब है सूरज, युग का मतलब 12,000 साल, सहस्त्र का मतलब 1,000 और योजन का मतलब 8 मील। अगर हम इन सारे आंकड़ों को गुना करें तो हमें ठीक वही आंकड़ा मिलता है जिसे पृथ्वी और सूरज की दूरी पता चले। सूरज और चांद और सभी ग्रहों की जानकारी हमें प्राचीन काल से थी। मेडिवल पीरियड में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की खगोल प्रयोगशाला दुनिया की सबसे विकसित मानी जाती थी, और इसी प्रयोगशाला ने हमें दिया भारत का वो महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ जिसकी क्रांतिकारी आविष्कार के बिना गणित की कल्पना नहीं की जाती। आर्यभट्ट ने शून्य की परिभाषा विश्व को देकर एक नए गणित की रचना की। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्यभट्ट सिद्धांत और आर्यभट्टीय ग्रंथों को लिखा, जिसमें उन्होंने बीजगणित, अंकगणित और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का वर्णन किया है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आर्यभट्ट ने अपने गणित सिद्धांतों से विज्ञान की एक नई दिशा दी, जिसके लिए हम इस महान गणितज्ञ का नाम इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। गुलामी से पहले तक विज्ञान और गणित के क्षेत्र में हम एक प्रसिद्ध और अग्रणी देश थे। मुगलों के आने के बाद विज्ञान और विकास की गति और दिशा दोनों बदल गई। 16वीं और 17वीं शताब्दी में अकबर और जहांगीर के राज में भारत बंदूकों और बारूदों के आविष्कार के लिए जाने लगा। अंग्रेजी राज में भी यही चलन जारी रहा। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी राज की जड़ें कमजोर होने लगी, तब कहीं जाकर विज्ञान और तकनीक की दुनिया जागृत हुई। आजादी की लड़ाई के साथ साथ हमारे देश में साइंस अकेडमीज का गठन शुरू हो गया। इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी न्यू दिल्ली, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज बैंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इलाहाबाद यानी प्रयागराज और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का गठन इसी दौरान हुआ। फिर 18 अगस्त 1951 एक क्रांतिकारी शुरुआत हुई, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खड़गपुर वेस्ट बंगाल में पहली IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। आज सुंदर पिचई, NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेनी, मनोहर पर्रिकर, सचिन बंसल, अपने फ्लिपकार्ट वाले विनोद खोसला जैसे सुपर अचीवर्स और विश्व पर छा जाने वाली प्रतिभाएं देश भर की IIT से निकली है। 1971 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन हुआ, जिसका लक्ष्य था विज्ञान और तकनीक में हर संभव अनुसंधान को बढ़ावा देना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का गठन हुआ 1958 में। 1962 की चाइना वॉर की हार ने हमारी आंखें खोल दी। इसके बाद हमने एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को विकसित करने का प्रयास शुरू कर दिए, जिसका नतीजा यह हुआ
कि कृषि से लेकर आज हर संभव क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का जबरदस्त योगदान शुरू हो गया। आज भारत ऐसे ऐसे क्षेत्र में ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहा है कि आने वाली सदियों तक मानव जाति के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाए रखेंगे। प्राकृतिक विपदाओं में लैंडस्लाइड दुनिया की तीसरी सबसे खतरनाक विपदा मानी जाती है, जिसकी वजह से जान माल का भारी नुकसान होता है। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली गांव के धौलीगंगा में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो अभी हुआ, उसका एक कारण लैंडस्लाइड माना जा रहा है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने केरला के अमृता विश्व विद्यापीठम के साथ एक ऐसा आविष्कार किया जो प्रकृति के इस कहर को हमें सुरक्षित और सतर्क रख सकता है। भूस्खलन कोई ऐसी रोजमर्रा की घटना नहीं है जिसे आप नियमित रूप से समझ सकें और इससे सीख सकें। तो कैसे भूस्खलन को समझा जाए, यही बहुत मुश्किल था। ये जो हमारा सिस्टम है या सेंसर है, हर विशेष जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी लगानी पड़ी, जहां हम बारिश और रिसाव को अलग अलग ढंग से रेगुलेट करके भूस्खलन को समझ सके। जब बारिश पड़ती है और पानी मिट्टी में जाता है, तो मिट्टी के अंदर का प्रेशर, जिसे पोर प्रेशर कहा जाता है, वो बढ़ने लगता है और नमी बढ़ने लगती है। और जब ये प्रेशर एक पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो मिट्टी में हरकत होती है। हमने इस प्रकार की हर हरकत को समझने के लिए सेंसर्स लगाए, जैसे हमारा रेनफॉल सेंसर है, जो ढलान पर गिरने वाली बारिश को मापता है। ह्यूमिडिटी सेंसर है, जो हमें बताता है कि पानी के मिट्टी में जाने के बाद नमी कितनी बढ़ी है। और फिर जो पोर प्रेशर बनता है, उसे मापने के लिए भी हमारे पास सेंसर्स हैं। हम लगातार कई दिनों तक बारिश करते हैं, धीरे धीरे पानी मिट्टी में घुसने लगता है और मिट्टी खिसकने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया में जब से बारिश का पानी मिट्टी में मिलता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, पोर प्रेशर बढ़ता है और मिट्टी खिसकती है, हमारे सेंसर्स ये सभी वैल्यूज को पकड़ लेते हैं। और फिर जब भूस्खलन होता है, तो इन वैल्यूज पर और मिट्टी के व्यवहार पर आधारित हम एक मॉडल बना लेते हैं, जो हमें बता सकता है कि असली हालातों में क्या होने की संभावना है। यह सिस्टम एक बड़े एरिया पर लागू किया जा सकता है। जैसे केरला में जो हमारा सिस्टम है, वो एक बड़े एरिया को कवर करता है, लेकिन सिक्किम में जो हमारा सिस्टम है, वो और बड़ा है, लगभग 50 से 60 एकड़ को कवर करता है। असली भूस्खलन के समय सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, तो हमें इस सिस्टम की सारी एनर्जी का सही और पूरा उपयोग करना पड़ता है, ताकि ये सिस्टम अपनी ऊर्जा पर चल सके और साल के 365 दिन काम कर सके और जरूरी जानकारी दे सके। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक पहलू। पिछले 9-10 सालों में जब से हमने ये सिस्टम बनाया है, इस पहलू के बारे में हमने बहुत सीखा है। हमारी मुख्य कोशिश है कि इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सस्ता बनाया जा सके, ताकि इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही बड़े स्तर की मॉनिटरिंग के लिए और जियोफिजिकल सिस्टम्स हम बना सकें जो सस्ते हों, और ऐसे सिस्टम बनाएं जो डेटा साइंस के साथ काम कर सकें, ताकि उसको और ज्यादा जगहों पर उपयोग में लाया जा सके। और एक मुख्य पहलू जिसकी तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं, वो है कि कैसे समुदायों को संलग्न किया जा सके। हम हर जगह काम करते हैं। उत्तराखंड के लोग अलग होते हैं, सिक्किम के लोग अलग होते हैं, केरला के लोग अलग होते हैं। तो सबके साथ कैसे काम किया जा सके, इस सोशल साइंस को समझना और अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना जरूरी है, ताकि लोग ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को स्वीकार कर सकें, अपना बना सकें, इसे ऑपरेट कर सकें, मेंटेन कर सकें और आगे ले जा सकें। ये एक बिल्कुल नई संरचना की तरह है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पूरे विश्व को दे पाए हैं। हमें आज ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स ढूंढने की जरूरत है। ब्रेन भाषा का आविष्कार बहुत पुराना है, लेकिन जो नेत्रहीन, शिक्षित ही नहीं है, वह इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो उनके लिए क्या? इसीलिए चंडीगढ़ के सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है एक ऐसी मशीन जिसका नाम है दिव्यनयन। आइए देखते हैं दिव्यनयन किस तरह से दिव्यांगों की दिव्य शक्ति बन रहा है। हम करीब 2003 से एक हैंडहेल्ड डिवाइस फॉर ब्लाइंड के लिए काम शुरू किया। तब हमें उन्होंने, हमारे साथ जो मेंबर्स थे, ये सजेस्ट किया कि कोई ऐसी चीज़ बनाएं
जो छोटी सी हो और डॉक्यूमेंट के ऊपर रख के स्कैन कर सके। सिद्धार्थ सरकार हमारे जो टीम में हैं, उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा कि उन्होंने डिवाइस में हिंदी टेक्स्ट टू स्पीच डाला है और वो बड़े दुखी थे क्योंकि जो आवाज़ निकल रही थी तो ऐसा कह सकते हैं कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ थी, जो रोनी तो नहीं थी, रोने जैसी थी। आवाज़ हिंदी थी, पूरी शुद्ध भाषा में थी, लेकिन थोड़ा टोन ऐसा था। तो वो दिन है जिसको हम कह सकते हैं उसका जन्म हुआ था। +2 तक तो ब्रेल में ही की थी, उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो ऑडियो सुन के ही किया था, सारे रिकॉर्डिंग से ही। और अभी भी सर एमए में भी फ़िलहाल तो रिकॉर्डिंग से ही करता हूँ मैं। इस डिवाइस के ऊपर काफ़ी सारे हम लोगों ने बटन्स दिए हुए हैं जो सारे आपको वॉइस फीडबैक देते हैं। कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सुन सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है आसपास कितने लाइट है या नहीं है, पेपर सीधी है या उल्टी है, तो उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी डिवाइस का नहीं है। किसी भी तरह से उसके ऊपर से इसको सीधी स्कैन करना है। उसके बाद ये इसके फ़ोटो ले लेते हैं, इसके नीचे रखे हुए किताब के या पेज के। उस फोटो को 10 से 30 सेकंड के टाइम होता है कन्वर्ट करने के लिए स्पीच आउटपुट। उस पर लिखी हुई हिंदी, इंग्लिश या बंगला या और भी रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी लिखी हुई है उनको ये फिर स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर लो विजन एंड पार्शली ब्लाइंड पीपल। कैमरा बेस्ड मोबाइल ऐप है ये। हम एक फ़ोटो लेंगे, चाहे वो हम कैमरा से लें या गैलरी से उठाएं। इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्जन हुआ है यूजिंग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि एक टेसरैक्ट ओपन सोर्स OCR हम यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट से फिर स्पीच में आप ये प्ले बटन दबा के कन्वर्ट कर सकते हैं इसको वॉइस में। तो दिस इज विक्रमादित्य का हाथ देखकर वह चितामग्न हो गया। उसके शास्त्र के अनुसार तो राजा दुर्योधन और कंगाल होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि हम लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक्स होती है, तो उसके लिए हमें साइटेड लोगों की असिस्ट लेनी होती है कि ये बुक हमें ये अब यार यहाँ से पढ़ के सुना दे, अब ये पेज पढ़ के सुना दे। तो अगर हमारे पास ये डिवाइस अवेलेबल होगी तो हम इंडिपेंडेंटली मतलब किसी भी बुक को स्कैन करके उसको रीड कर सकेंगे। हमें प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और बहुत सारे और बड़े बड़े लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि इसका एक इंडियन भारत का नाम होना चाहिए, तो हमने फिर इसका नाम दिव्यानंद रखा। और इस तरह से कह लीजिए आज ये लोगों के ऊपर, ब्लाइंड लोगों के पास भी नाम पहुंच गया। हम जब भी ईंधन और ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या सोचते हैं? पेट्रोल, डीजल, जिसके भाव आज आसमान छू रहे हैं ना। बायोगैस का नाम सुना है आपने? जी हाँ, बायोगैस से चूल्हा जलाना, पानी की मोटर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना या ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री की कोई मशीन चलाना हमने सुना है। लेकिन क्या हम बायोफ्यूल के जरिए हवाई जहाज यानी एरोप्लेन उड़ाने की सोच सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का कार्बन फुटप्रिंट कितना कम हो सकता है? और ऐसा ही हुआ है 27 अगस्त 2018 को, जब देहरादून से दिल्ली तक बायोफ्यूल के जरिए एक हवाई जहाज उड़ाया गया। कैसे? चलते हैं देहरादून और जानते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के साइंटिस्ट से कि ये कैसे संभव हुआ। हर साल हम 350 मिलियन टन कार्बन के एटम इंपोर्ट करते हैं कि यही कार्बन, डोमेस्टिक कार्बन, रिन्यूएबल कार्बन, जो कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं, उस कार्बन उत्सर्जन को हम पकड़ें, पेड़ों से उस कार्बन उत्सर्जन को दोबारा फोटोसिंथेसिस करके कार्बन ले लें, उसको इस्तेमाल करें, तो देश के लिए क्या होगा। अभी तक तो हम क्या करते थे, धरती से क्रूड ऑयल निकालते थे और उससे पेट्रोल वगैरह बना के गाड़ियों में कंबशन करा के उड़ा देते थे हवा में। अब क्या हो रहा था, ये एक साइकिल नेचर का डिस्टर्ब हो रहा था। अब जितने पेड़ पौधे उगेंगे वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, तो पेड़ पौधे CO2 को कन्वर्ट करके कुछ ऑयल बनाते हैं। उस ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोसेस के थ्रू बायोफ्यूल के अंदर। जब हमने छोटे स्केल पे, पायलट स्केल पे किया था और हमने ये देख लिया था कि ये चलाने में सक्षम है, सब कुछ ठीक है, बट इसके आगे इसको हवाई जहाज़ के अंदर डाल के और इसका प्रयोग करके और दिखाना था कि हाँ रियली में इट इज़ सेफ एंड इट इज़ बेटर देन नॉर्मल फ्यूल, प्लस इसको हम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लास्ट के लगभग 5 साल में हमारा कार्य जो रहा, और इनफैक्ट 3 साल में कह सकते हैं, 3 सालों में हम इस तरीके का कंटिन्यूस प्रोडक्शन जो है इस्टेब्लिश कर दिया है कि इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली चलाया जा सकता है
और इसको स्केल अप भी किया जा सकता है और इसकी कॉमर्शियल यूनिट भी लगाई जा सकती है। आज की डेट में बायोफ्यूल ही ऐसा सोर्स है जो हवाई जहाज को धरती से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अगेंस्ट उसको ऊपर लेके जा सकता है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल। तो बायोफ्यूल का एक स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा इंडियन इकॉनमी और वर्ल्ड की इकॉनमी में। हमने रिसेंट में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें कि हम यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीज़ल बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हम अपने घर में ऑयल यूज़ करते हैं तो आखिरी में वो कुकिंग के बाद बच जाता है थोड़ा कढ़ाई में, जो कि हम सिंक में फेंक देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके वो यूज्ड कुकिंग ऑयल इकट्ठा कर लीजिए और वो कुकिंग ऑयल हम अपने एक जगह पे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस कुकिंग ऑयल से हम अपने IFE के प्रोसेस के थ्रू बायोडीज़ल बना सकते हैं। ये बायोडीज़ल जो हम इस कुकिंग ऑयल से बनाएंगे, ये जो कन्वेंशनल डीज़ल है उससे सस्ता भी होगा और हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बायोफ्यूल का एक प्रोसेस इजाद किया है जिसको हमने स्पाइसजेट देहरादून से दिल्ली की उड़ान सफलतापूर्वक भरी है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया गया है जिसमें उनके एयरक्राफ्ट ने सक्सेसफुली उड़ान करके सभी लोगों को चकित किया है। इसके अलावा हम लोग रूम टेम्परेचर बायोडीजल प्रोडक्शन का एक प्रोसेस हम लोगों ने इजाद किया है जिसका रॉ मटेरियल रतन जोत सीड, उसके बीजों से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल, उसको हम रूम टेम्परेचर में ही एक स्पेशल रेसिपी जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने इजाद की है उसके साथ मिलाकर ब्लेंड करके उसको अच्छी तरह उसको सेक करने के बाद सेटल करते हैं, जिसमें हम लोगों को 2 लेयर मिलती हैं। ऊपर की लेयर हमारी बायोडीजल है जिसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं आपके व्हीकल्स में, और जो लोअर पार्ट पोर्शन रहता है जो बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल रहता है जिसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कल जंग लगे तो हमारे देश में किसी कारण अरब साइड से सप्लाई चेन बंद हो जाए तो उसका पूरा रिजर्व जो है हम देश में बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा वैल्यू है। मगर एविएशन इंडस्ट्री को 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला जो है कि लोकल फ्यूल का अवेलेबिलिटी मिलेगा। कभी अचानक फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है तो एयरलाइंस का भाव, टिकट का प्राइस जो है 50 से 70% तक निर्भर होता है इसके ऊपर, तो उसको हम स्टेबलाइज प्राइस दे सकते हैं जब हम इससे बनाएंगे। दूसरी बात है कि जो एविएशन बायोफ्यूल है उससे इंजन ज़्यादा साफ रहता है। साबित हुआ है स्पाइसजेट के ट्रायल से कि इंजन परफॉर्मेंस भी बेटर है, इंजन मेंटेनेंस भी कम लगता है। और तीसरा जो बड़ा बेनिफिट है, बहुत सारे देशों में भी नए रूल आने वाला है कॉर्सिया 2021 में, जबकि सब जगह बायोफ्यूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो भारत के एयरपोर्ट में पहले बायोफ्यूल सप्लाई लग जाए तो जो भी एयरलाइंस से ऑस्ट्रेलिया या जापान से यूरोप जा रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए आएंगे तो यहाँ का टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ट्रांजिट ट्रैफिक। तो हमारा सपना कभी साकार हो तो हमारे देश के 350 मिलियन टन आयात और 500 मिलियन टन का अवशिष्ट, इसके हिसाब कर ले तो शायद कभी एक दिन आए जो हम अपने कार्बन से अपना देश चला सकें। साइंटिफिक रिसर्च में भारत का स्थान सबसे ऊंचे देशों में है। स्पेस रिसर्च में भारत आज 5वें नंबर पर है। स्टार्टअप्स शुरू करने में भारत 3रे स्थान पर है। तकनीकी निवेश यानी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के मामले में हम विश्व में 3रे नंबर पर है। वैज्ञानिक प्रकाशन, प्राकृतिक और वैज्ञानिक अनुसंधान और पेटेंट रजिस्टर करवाने में भी हम टॉप की पोजीशंस पर। संसार में ज्ञान और विश्वास 2 अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान विज्ञान को जन्म देता है और विश्वास अध्यात्म को। विज्ञान आंखों देखी चीजों पर यकीन करता है और अध्यात्म अदृश्य चीजों पर। विज्ञान प्रकृति में छुपी शक्तियों को खोजता है और अध्यात्म मनुष्य के अंदर की शक्तियों को बाहर निकालता है। दोनों मान्यताएं के विपरीत किनारों पर है, लेकिन भारत इतना अद्भुत देश है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक आध्यात्म की शक्ति को महान शक्ति मानते हैं। रामानुजम एक कट्टर आस्तिक थे। उनके लिए गणित ही ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता था। रॉकेट लॉन्च से पहले हमारे रॉकेट साइंटिस्ट नारियल फोड़ते हैं। रमन प्रभाव का आध्यात्मिक अर्थ है कि जो चीज हमें जैसी दिखती है वास्तविक होते हुए भी अवास्तविक भी हो सकती है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा से विपरीत दिशा में उड़ता है और उसके गुंबद की कभी परछाई नहीं पड़ती। आज सारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चमत्कार के आगे हाथ जोड़े हैं। विनोबा भावे जी ने कहा,
कि धर्म और राजनीति का युग बीत गया और उसकी जगह अध्यात्म और विज्ञान ने ले ली है। तो क्या इस युग में विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के शत्रु बने रहेंगे या एक दूसरे के पूरक बनेंगे? On this day, when we are celebrating National Science Day, let's take an oath of not only bringing scientific but also spiritual and trying reconciling those two for a better India. नाइट विजन कैमरास सिक्योरिटी और मिलिट्री की एक ऐसी कड़ी है जो हम अभी तक आयात करते आ रहे थे, लेकिन पहली बार आईआईटी मुंबई के साइंटिस्ट ने यह तकनीक यहीं पे विकसित की है। आइए चलते हैं आईआईटी मुंबई और जानते हैं इस वंडरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में जो भारत को सशक्त बना रही है। हम लोग काम कर रहे हैं थर्मल इमेजर के ऊपर, जो कि रात के टाइम जो कुछ भी नहीं दिखता है उसके टाइम हम इमेज कर सकते हैं, और उसका बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, जैसा नाइट विजन, जैसा सर्वेलेंस, जैसा वो मेडिकल भी बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाता है। और ये नॉर्मली जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी। ये क्वांटम डॉट के सहारे हम जो बॉडी का जो हीट है वो ट्रैप करते हैं, वो सेंस करते हैं, उस सेंस करके वो उसको इमेज प्रोसेसिंग करके हम फाइनल इमेज निकालते हैं। तो ये हमारा यहाँ आईआईटी बॉम्बे में पहले बार डेवलप हुआ है। एंड ये अगर हम डेवलप कर सकते हैं, पूरा सेंसर एरे के बाद प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, तो देश के लिए भी बहुत सारे उपकारी होगा, क्योंकि देश में ज़्यादातर ये इंपोर्ट होता है। कैमरा का हार्ट है, जो मेन पार्ट है वो है सेंसर। तो आप जब बाहर से खरीदेंगे वो कभी भी आपको थर्ड जनरेशन नहीं देंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो ये खाली आपको देंगे फर्स्ट जनरेशन, जो कि 2-3 जनरेशन पीछे है। तो अगर वो एडवांस्ड अच्छा इमेज चाहिए, अच्छा सर्वेलेंस चाहिए, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए। वो आपसे बाहर से आपको नहीं मिलेगा, वो हमको इंडिजिनसली डेवलप करना पड़ेगा। उसी लिए हम आईआईटी बॉम्बे में ये चालू किया कि ये जो टेक्नोलॉजी है हम पूरा के पूरा देश में ही स्टार्टिंग फ्रॉम वेफर लेवल से चालू होकर एकदम कंप्लीट सिस्टम तक हम इंडिया को दे सकेंगे। तो यही हमारा कोशिश है। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग इन मेजर अमाउंट्स होगा अगर हम ये थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकेंगे इंडिजिनसली, अंडर द मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया, जो भी बोलिए, ये कर सकेंगे। तो इंडियन सिक्योरिटी जैसा समझिए, हमारा जो R&D सपोर्ट आता है मेनली फ्रॉम DRDO या स्पेस से आता है, इसरो से। तो ये एप्लीकेशन आप बॉर्डर में अगर जाएंगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक आप पूरा के पूरा देख सकेंगे क्या वहाँ से कोई आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो ये सब चीज़, मिसाइल आ रहे हैं, ह्यूमन आ रहे हैं, ये पूरा के पूरा ट्रैक कर सकेंगे आप। दिस इज़ अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जिसने हम किया है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम कर सकते हैं इंडिया में। क्या आप जानते हैं हमने श्रीनिवास रामानुजम जैसे बहुत ही महान गणितज्ञ को क्यों खोया? ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तब ये रोग लाइलाज था। 1949 में हमने इस रोग का इलाज खोजा और तब से हम सफलतापूर्वक इस रोग के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये असफल हो रहा है। TDR यानी टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती, आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन हमारे 2 प्रतिभावान साइंटिस्ट ने ये ठान ली है कि इस रोग को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मिलते हैं ऐसे ही 2 वैज्ञानिकों से, जेम के प्रोफेसर गोवर्धन दास और डॉक्टर आनंद रंगनाथन से। टीबी एक ऐसा बैक्टीरिया है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से, करोड़ों साल से हमारे साथ सिम्बायोसिस में एक्चुअली आगे बढ़ा है। तो जब हमने 20-30 साल तक इस पर रिसर्च नहीं करी तो ये रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस के चक्कर में ये वापस उभर के आया। और जब HIV की 1980s में बीमारी शुरू हुई तो उसके साथ जो HIV से लोग जो मरते थे, मृत्यु होती थी, उनकी TB से होती थी, HIV से नहीं होती थी, क्योंकि ये अंदर वेट करता है, इंतज़ार करता है जब इम्यूनिटी आदमी की ख़त्म होती है तब ये उभर के आता है। हमने सोचा कि ट्यूबरकुलोसिस के प्रोटीन्स को अटैक करने के बजाय क्यों ना हम ह्यूमन के प्रोटीन्स को अटैक करें, वो ऐसे प्रोटीन्स जो कि ट्यूबरकुलोसिस की मदद करते हैं इन्फेक्शन के लिए। ऐसे मतलब क्योंकि सिम्बायोसिस में जिए हैं दोनों, ट्यूबरकुलोसिस और ह्यूमंस, तो मिलियंस ऑफ ईयर से ट्यूबरकुलोसिस ने ऐसे ह्यूमन प्रोटीन्स निकाल लिए हैं जो कि इसकी मदद करें अंदर इन्फेक्शन के लिए। तो हमने उसको जब इनएक्टिवेट किया मेरे स्टूडेंट्स ने, तो वो पाया कि 70 to 80% तक इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस की ब्लॉक हो रही है। हम सोचते हैं कि कहते हैं इंडिया इज ए रिसोर्स फॉर द नेचुरल कंपाउंड, नेचुरल थेरेपी। तो हम लोगों ने शुरू किया देखना कोई नेचुरल कंपाउंड ऐसा है क्या
जिसमें हम लोग इसको मार सकते हैं। तो लेकिन वो स्टेम सेल में तो वो काम करेगा नहीं, तो हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढ रहे हैं, ऐसा कंपाउंड ढूंढ रहे हैं जो स्टेम सेल खुद ही उनको मारे। अच्छा। तो उसके साथ जो एंटीबायोटिक्स, थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स और इसके साथ आप जब कंबाइन करेंगे तो आपको 6 महीने से हम लोग रिड्यूस करके 3 हफ्ता में ट्रीट करेंगे। जब 3 हफ्ता में ट्रीट करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का चांस कम हो जाएगा। तो और क्या कहता है, आपको 6 महीने तक दवाई खाना नहीं पड़ेगा। और ये जो दवाई है, ये कॉस्ट इज मेजर इशू। और ये जो दवाई है, सो मच ऑफ कहता है साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है जी। वो साइड इफेक्ट भी कम हो जाएगा, पेशेंट को भी नहीं लगेगा भैया 6 महीने में दवाई खा रहा हूँ। तो ये सारे लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये नेचुरल जो इंडियन हमारे हाउस होल्ड में मिलते हैं, वो उन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं? आपको बता दो, जस्ट कुछ दिन पहले हम लोग पब्लिश किए हैं, जो एक विष्णु का पेड़ है, उसको शॉल बोलते हैं हम लोग, उसमें से एक इंग्रेडिएंट है, उनको हम लोग बार्जिनिन बोलते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। आपका किचन में ही शायद ये आपका थेरेपी पड़ा हुआ है, हम लोग पता ही नहीं है। तो हम लोग रिसेंटली हम लोग करक्यूमिन जो हल्दी है ना, हल्दी का कंपाउंड को ऐसे ये हम लोग बनाए जैसे उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। वाओ। तो ओनली हल्दी, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, ओनली हल्दी से होगा नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो हल्दी खाया होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए देयर इज अ प्रोसेस, उसके साथ और कंपाउंड मिलाना पड़ेगा सो दैट इनको हम लोग थेरेपी कर पाए। तो हम लोग का द नेचुरल रिसोर्स जो है, हम लोग का किचन में जो है, हम लोग का इंडिया इतना रिसोर्स है, उसमें से आप कंपाउंड निकालेंगे तो ड्रग रेजिस्टेंट जिसमें उसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंट होगा, उसमें भी कम करेगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। और ऐसे ही रिसर्च का नतीजा है कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट्स में बनी कोविशील्ड या ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और कोवैक्सीन आज भारत में ही नहीं बल्कि 40 और देशों में भी यूज हो रही है। 24 सितंबर 2014 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब भारत में न सिर्फ पूरे विश्व में बल्कि अंतरिक्ष में अपनी सफलता दर्ज की। इस दिन भारत के मंगलयान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा शुरू कर दी और हमारा अपना इसरो दुनिया का एकमात्र ऐसा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर जाने में कामयाब हो गया। कितने गर्व की बात है ना। वैसे इसरो की बनने की कहानी भी कमाल की है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम कहते हैं, वो इसरो के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जो मैग्नेटिक एक्सिस पर हो और आखिरकार उन्हें वो जगह मिली तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा गांव में। लेकिन वहीं पर एक चर्च था। डॉक्टर साराभाई उस चर्च के फादर के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बातें उन्हें बताई कि किस तरह से वो चर्च बेहद जरूरी है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए। फादर ने उन्हें संडे मास में बुलाया और जब डॉक्टर साराभाई वहां पहुंचे तो संडे मास में उस चर्च के फादर ने और वहां जमे हुए सारे लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस चर्च को देश के नाम समर्पित करना ही चाहिए और इस तरह जन्म हुआ इसरो का। और क्या आप जानते हैं इसरो का पहला रॉकेट जब लॉन्च पैड पर पहुंचा तो कैसे? साइकिल पे और बैलगाड़ी पे सवार होकर। अंतरिक्ष विज्ञान पर व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए 1963 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इसरो के प्रयास की वजह से 1949 में भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान पर व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए 1963 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इसरो के प्रयास की वजह से ही 1949 में भारत का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष यान के जरिए स्पेस में छोड़ा गया। इसके बाद तो इसरो ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की कतार लगा दी। आज इसरो की अनगिनत उपलब्धियां हैं। न सिर्फ अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं बल्कि पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन, मौसम की जानकारी, इंटरनेट, फोन, दूरसंचार, वैज्ञानिक प्रयोग जैसे क्षेत्रों में सैटेलाइट हमारी सहायता करते हैं। इसरो का बहुत बड़ा सामाजिक योगदान भी है। साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पुरुष प्रधान क्षेत्र माने जाते हैं। इसरो ने इस मान्यताओं को पूरी तरह से तोड़ दिया है। मंगलयान अभियान में हमारी महिला रॉकेट साइंटिस्ट की एक अग्रणी भूमिका निभाई। अंतरिक्ष के रहस्य को समझने के लिए हम हमेशा से उत्साहित रहते हैं। आइए चलते हैं पुणे की इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसे हम आयुका के नाम से भी जानते हैं। मिलते हैं आयुका के डायरेक्टर से और सुनते हैं
उनके डायरेक्टर सोमक रॉय चौधरी क्या कहते हैं, क्या विजन है उनका इंडिया के बारे में। India has started collaborating with the rest of the world in the भारत अब विश्व के बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स में दूसरे देशों के साथ काम कर रहा है, क्योंकि अब विज्ञान के हर क्षेत्र में हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं, चाहे वो बीमारियों का इलाज हो या अंतरिक्ष के रहस्य हो, जैसे कि हम कहां से आए हैं, ये ब्रह्मांड कब से अस्तित्व में है, ये सितारे और आकाश गंगा क्या हैं। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए विश्व के देशों को मिलकर काम करना जरूरी है। तो भारत ने पहले तो सब देशों के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन अब हम अग्रणी बनकर उभर रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आयुका इसरो के साथ काम कर रहा है। हमने 3 साल पहले एस्ट्रोसैट मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसमें 5 टेलीस्कोप्स थे। एस्ट्रोसैट आज अंतरिक्ष की अल्ट्रावायलेट और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में विश्व लीडर बन गया है। इसका बड़ा हिस्सा आयुका से नियंत्रित होता है और जो जानकारी इस सैटेलाइट के जरिए मिलती है उसका हम संकलन करते हैं, ताकि यूनिवर्सिटीज और विद्यार्थी यहां आकर उसके साथ काम कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। So that's a wonderful thing, and as this has worked very well, एस्ट्रोसैट अब 4000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से आधे से कम भारतीय हैं, बाकी सारे दूसरे देशों से हैं। आज विश्व भर से वैज्ञानिक आकर हमारे उपकरण इस्तेमाल करते हैं और अपने विद्यार्थियों को यहाँ भेजते हैं, ताकि वो भारत में और भारतीय उपकरणों के साथ काम कर सकें। विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स आज हवाई, चिली, ऑस्ट्रेलिया में लगे हुए हैं। इनके शीशे 8 से 10 मीटर के होते हैं, लेकिन जो अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप्स हैं वो होंगे 30 मीटर के और 2029 से 2030 तक ये उपयोग में लाए जाएंगे। इसका निर्माण अब शुरू हो गया है और भारत चाइना, जापान, कनाडा और यूएस के साथ मिलकर इसके निर्माण में जुटा है। ये जो 30 मीटर का शीशा है वो 492 शीशों से बना होगा। ये शीशे चाइना और जापान में बनाए जाएंगे और इनकी पॉलिशिंग और कॉन्फ़िगरेशन भारत करेगा। इनमें से हर एक शीशा अपने आप में हरकत कर सकता है और इनकी निचली सतह और इनको चलाने का मैकेनिज्म भारत में बनाया जा रहा है। भारतीय कंपनियां इसका प्रोटोटाइप बना रही हैं। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन हम उन्हें चुनौती दे रहे हैं इन नई तकनीकों को बनाने की। और सबसे विशेष बात यह है कि इस टेलीस्कोप को चलाने और नियंत्रित करने का पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पुणे में लिखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए गेम चेंजर है। हम अब यूरोपियन और अमेरिकन से पीछे नहीं हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व और उत्साह की बात है। इस आयुका में स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते प्रैक्टिकल साइंस से परिचित करवाया जाता है, ताकि उनकी वैज्ञानिक सोच का विकास बचपन से ही हो। भारत में लाख परेशानियां हैं, इसके बावजूद मेरा ये पूरा विश्वास है कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, और यही विश्वास मुझे दिलाते हैं भारत के बच्चे। आई एम कॉन्फिडेंट इन यूथ्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मी। आइए सुनते हैं ऐसे ही भारत के बच्चे भारत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। मेरी रुचि बॉटनी में है, बायोलॉजी सेक्टर में, और मुझे हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है उसको बेस्ट बनाना है, ताकि हम पूरे वर्ल्ड को हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सप्लाई कर सकें। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं विदेश में एजुकेशन लूँ, पर उसका सारा जो यूज़ है वो मैं हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए और उनके एग्रीकल्चर को बेस्ट बनाने के लिए करूँ। मुझे मेडिकल फील्ड में रुचि है, सो आई वॉन्ट इंडिया दैट इट शुड बी मेडिकली फुल फ्लेज। न्यूक्लियर है ना, कभी भी अच्छा नहीं होता, पर अगर किसी ने पर हमला किया है तो वो डिफेंस अच्छा होना चाहिए। आई थिंक इंडिया के लोग इंडिया में काम करके नोबेल प्राइज जीत सकते हैं, एंड इट वुड बिकम अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया डेफिनेटली। इंडिया के खुद 4 टेलीस्कोप्स ऐसे हो जाएंगे जो इन सन को देखेगी, स्टार को देखेगी, और एक उसमें से स्पेस में होगा। स्पेस मतलब L1 पॉइंट पे। L1 पॉइंट इज यहाँ से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। वाओ। और वहाँ से वो सन को 24/7 देख सकती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, इट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के वर्ड्स हैं और हम इसी से आगे बढ़ते रहेंगे और निरंतर प्रगति करते रहेंगे। वक्त हो गया यही रुकने का, अगली बार फिर मिलेंगे भारत की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद।